हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद है कि आप सभी बखैर व आफियत होंगे। कल हमने जेएसए का सिलेबस स्टार्ट किया था जिसमें हमने क्वार्टाइल्स का भी जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम Q1 को कैसे कैलकुलेट करते हैं और Q3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। Q2 को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मीडियन ही होता है। जिस तरह से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन ही Q2 भी होता है। क्लियर। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर ये सिलेबस में मेंशन नहीं है एफए के, क्योंकि आपके सिलेबस में एफए के सिलेबस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक जनरल टॉपिक दिया हुआ है। तो हो सकता है वो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये लेक्चर और जो पिछला वाला लेक्चर है जेएसए का ये भी आप लोग देखें, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। क्लियर। चलिए, तो कल हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं Q1। आज हम देखेंगे पहले डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज जो हमारे पास होता है इसको हम कभी कभी फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे इंटरवल्स नहीं होते, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। तो किस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में जो है कैलकुलेट करते हैं Q1 वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से हम क्यूमुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। अगली फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जब तक ना लास्ट फ्रीक्वेंसी पर हम पहुंच जाए। क्लियर। जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की उसके बाद आपने Q1 कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला से n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फोर्थ आइटम, और इसका वैल्यू जो आपके पास होता है वो आपका रहता है Q1। क्लियर। चलिए, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल से आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स नहीं, बल्कि यहाँ n का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलिए, फाइंड द क्वार्टाइल 1 फॉर द गिवन डेटा। आपके पास डेटा दिया गया है, आपने इसका Q1 निकालना है। ये आपके पास मार्क्स दिए गए हैं x के वैल्यूज़, और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये आपके पास डिस्क्रीट सीरीज बन गई, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, और आपने सबसे पहले स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने हैं। चलिए, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। 2 और 5 7 हो गए, 5 7 और 10 हो गए 17, 17 और 3 हो गए 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 और 10 हो गए 39, और 39 और 1 हो गया 40। तो यहाँ पे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है n, यहाँ पे n आपके पास बना 40। ठीक है, यही 40 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ फॉर्मूला में। तो Q1 हमारे पास किसके बराबर होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। तो n यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया, 40 + 1 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास आता है 41 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 10.25 आइटम। ठीक है, 10.25 आइटम। तो ये आप देख लीजिए, ये आप देखेंगे ये 10.25 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है ये किस में लाई करता है। अगर आपको याद होगा जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं ये जो हमारे पास 10.25 है ये किस में लाई करेगा। देख लीजिए, ये 7 में तो लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये 2 में तो लाई नहीं करेगा, 17 में ये लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 17 इससे बढ़कर है और 10.25 इसी में फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 17। क्लियर। 17 जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपने ये देखना है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है x का, वही आपका क्वार्टाइल 1 बन जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके पास ये हमने सेलेक्ट किया, इसमें फॉल करता है आपका 10.25। क्लियर। तो इसमें जब फॉल करता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, वो है यहाँ पे 20, इसलिए आपका Q1 जो है वो 20 है। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास ये Q1 का वैल्यू आया यहाँ पे, वो है 20। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास अब कंटिन्यूअस सीरीज़ होगी तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम कैसे Q1 को कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने हैं। देख लीजिए, आपने याद रखना है कि हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज़ में अक्सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम जो Q1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं, या Q3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहले आपने Q1 की क्लास फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो है Q1 की क्लास आपने फाइंड करनी है। आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं Q1 क्लास। तो Q1 की क्लास कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइज ऑफ n डिवाइड बाई फोर्थ आइटम।
ठीक है। यहाँ भी n जो है होता है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब आपको क्लास का पता चला कि किस क्लास में फॉल करता है आपका क्वार्टाइल, उसके बाद क्वार्टाइल के लिए आपके लिए Q1 के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जो आपने क्लास लिया उसी का लोअर लिमिट, ठीक है। एन आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आती है, ये आपके पास सीपी यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जैसे मैंने पहले मीडियन में बताया था, आप याद कीजिए सिमिलर फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसी क्लास की है जो हमने क्लास सिलेक्ट किया क्वार्टाइल क्लास, इसी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, तो यहां से आपको मिलता है Q1। क्लियर? ये फॉर्मूला सेम अगर आप देखेंगे मीडियन में भी हमने अप्लाई किया, अभी हमने यहां पे Q1 में अप्लाई की और इसके बाद हम Q3 में भी ये अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं Q1 कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ये आपके पास कंटिन्यूअस डेटा दिया गया है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, इसको इसलिए हम कभी कभी क्लास इंटरवल सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहला स्टेप चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, तो क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो 2 आपके पास आया, पहले 2 और 1 3 हो गए, 3 और 3 आपके पास 6 हो गए, 6 और 3 आपके पास 9 हो गए, 9 और 1 हो गया आपके पास 10। तो आपके पास फाइनल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n का वैल्यू जो आता है वो आपके पास 10 आ गया। तो कंटिन्यूअस सीरीज में पहले आपने ये क्लास ढूंढना है, पहले आपने Q1 का क्लास फाइंड आउट करना है। चलिए हम Q1 का क्लास फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप लिखिए Q1 का क्लास, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। साइज ऑफ n यहाँ पे आपके पास क्या आया? n हो गया यहाँ पे 10, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 आपका वैल्यू, आप इसका वैल्यू निकालेंगे, 4 1 4 2 8, ठीक है, 4 5 20। तो 2.5 आइटम यानी कि 2.5 जो है 2.5 वैल्यू आपका Q1 क्लास में का आता है। तो अब आपने देखना है ये किस क्लास में फॉल करता है, ठीक, किस क्लास में लाई करता है। देख लीजिए 2.5 जो है वो 2 पहले इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो लाई नहीं करेगा क्योंकि ये इससे कम है, इसलिए ये इसमें लाई करेगा क्योंकि 3 इससे ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हम 6 में क्यों नहीं लाई करता है, क्योंकि ये 2.5 एक ही क्लास में लाई करेगा, इसलिए ये इससे अगर हम देखेंगे इससे 2.5 से जो थोड़ा बड़ा है वो 3 है, इसलिए इसी क्लास में फॉल करता है। जब आपने सेलेक्ट किया ये वाला क्लास आपका बन गया क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, ये आपने क्वार्टाइल क्लास सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्लियर? चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n/4 माइनस CF ऑफ प्रीवियस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल। चलिए देख लीजिए यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया क्लास, इसका लोअर लिमिट क्या है? वो है हमारे पास 100, ठीक है, प्लस क्या करना है हमने? प्लस करना है हमने n/4, n हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास क्वार्टाइल क्लास है आया, इसकी प्रीवियस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? वो हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आया? फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। क्लियर? यहाँ पे हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरवल कितना है, यहाँ पे 200 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 100। क्लियर? तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, देख लीजिए यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो ये आपके पास आता है, ये 100 है, ये आपके पास आ गया 2.5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इंटू 100 इज 0.5 इंटू 100 इज 50, ठीक है, 50 प्लस 100 इज 150। ये आपके पास आ गया Q1। इस तरह से आपने Q1 कैलकुलेट करना है जब आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज दी गई है, ठीक है। इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है अब Q3, किस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए कैसे हम Q3 कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। आपने जो Q1 के लिए फॉर्मूला याद रखी उसको सिर्फ हमने 3 से मल्टीपल करना है। ये यहाँ पे देख लीजिए हमने 3 से मल्टीपल किया है और आपको मिल जाएगा क्वार्टाइल 3। क्लियर? तो फॉर्मूला सिमिलर है, आपने कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेटजी याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे हमें पहले क्या करना है। जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो तो सबसे पहले आपने अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ये अपने बार मैंने आपको बताया है। और ये आपके लिए फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4 बट 3 टाइम्स, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये आइटम जो आपके पास आता है ये आपके पास बनता है क्वार्टाइल 3। चलिए हमारे पास ये ऑड सीरीज एक दी गई है, ऑड सीरीज हमारे पास ये दी गई है 10 30 20 40 60 50 और 70। पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
हमने अरेंज किया, ये हमारे पास आ गया डेटा। अगर आप इसको देखेंगे, ये आपके पास 7 आइटम्स है, तो आपके पास n = 7, आपके पास n का वैल्यू आया। अब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, साइज ऑफ 3 टाइम्स n + 1 / 4। तो n यहाँ पे 7 है, 7 + 1 = 8 / 4, 8 / 4 = 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6th आइटम। अब आपने देखना है 6th आइटम कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6th आइटम आपके पास 60 आता है, इसलिए आपका Q3 यहाँ पे है 60। क्लियर? अच्छा, ये थी ऑड सीरीज। अब अगर आपके पास इवन सीरीज आया तो इवन सीरीज के लिए क्या करेंगे, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये हमारे पास सीरीज है, जरा काउंट कीजिए, आपके पास 6 आइटम्स है, इसका मतलब है इवन नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, ये आपके पास आया 10 20 30 40 50 60। क्लियर? सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, सिमिलर फॉर्मूला n + 1 / 4। तो n आपके पास यहाँ पे 6 आया, 6 + 1 / 4, तो ये आपके पास आ गया 7 / 4। ठीक है, 7 / 4 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1.75। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.25। तो मैंने आपको बताया ट्रिक किस तरह से हमने ये कैलकुलेट करना है। पहले हमने 5th आइटम लेना है, उसके बाद 0.25 ऑफ 6th - 5th, क्योंकि 5.25 के बाद नेक्स्ट कौन सा आइटम आ जाएगा, कंक्रीट वैल्यू या होल नंबर वैल्यू कौन आ जाएगा, वो है हमारे पास 6th आइटम। ठीक है, तो 6th - 5th करेंगे, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5th आइटम का वैल्यू क्या है हमारे पास 5th आइटम का वैल्यू है 50, प्लस करेंगे 0.25 ऑफ 6th - 5th। 6th आपके पास 60 है, 5th आपके पास 50 है, 60 - 50 = 10, तो 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 2.5 बन जाएगा। 2.5 + 50 = 52.5। ठीक है, तो 52.5 आपके पास Q3 आ गया, अगर आपके पास इवन सीरीज है। देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होता है, तो आपने अलग अलग क्यों दिखाया। देखिए, मैंने इसलिए अलग दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको समझ आ गया कि एक ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपको एग्जाम में ये स्टेप्स नहीं करने हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और अगर आपने को ये एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए याद रखनी है, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए कहा है कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स में वैल्यू आ जाता है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करें। ठीक है, बाकी सिमिलर फॉर्मूला आप याद रखें, कुछ नहीं करना है डिफरेंट। चले, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपने Q3 कैलकुलेट करना है तो किस तरह से आप Q3 को कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर है, हमारे पास टेक्निक है, यहाँ पे हमने n + 1 / 4 ही यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, Q3 = साइज ऑफ 3 × n + 1 / 4th आइटम। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसमें हमने लेकिन यहाँ पे n का जो वैल्यू होता है, ये n होता है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाला जो हमने इंडिविजुअल सीरीज किया था, वहां पे n जो था वो वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स था, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में n यहाँ पे होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आपने याद रखना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। देख लीजिए, अब हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज को कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। ये हमारे पास वेजेस दिए गए हैं 100 150 200 250 300, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हमारे पास दिए गए हैं 2 3 4 5 और 10। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करना है। तो 2 डायरेक्टली आ जाएगा, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 14। ठीक है, 14 + 10 = 24। आपके पास n का वैल्यू आ गया 24। जब आपके पास n का वैल्यू आ गया, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू आपके पास 24 आया, वो आपने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो Q3 = साइज ऑफ 3 × n + 1 / 4। n क्या हुआ 24, 24 + 1 / 4 = 25 / 4। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 6.25। ठीक है, मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जो जैसे के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत आसान होगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 25/4 बड़ा ही आसान कैलकुलेशन, इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो 3 × 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 18.75। 18.75 आपके पास आ गया आइटम। अब ये आपने देखना है ये कहाँ पे फॉल करेगा। देख लीजिए, यहाँ पे तो फॉल नहीं करेगा क्योंकि ये इससे छोटा है। 24 में फॉल करे, इसमें लाई करेगा। ठीक है, इस क्लास में लाई करेगा। ठीक है, तो 24 में लाई करेगा आपका 18.25। ठीक है, 18.25।
सॉरी 18.75 है वैल्यू। 18.75 जो आपका है ये इसमें लाई करेगा। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में आपने याद रखना है, आपने देखना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है एक्स में। इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है एक्स में वो है 300, इसलिए आपका Q3 बनता है यहाँ पे 300। क्लियर? तो इस तरह से आप Q3 कैलकुलेट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Q3 वो हम देखेंगे। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, बस आपने स्ट्रैटेजी याद रखनी है और यहाँ पे Q3 में आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आसान सी फॉर्मूला है, अगर आपको एक ट्रिक बनाएंगे इसको तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले हमने करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, क्योंकि n वही होता है यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। इसके बाद आपने Q3 क्लास ढूंढनी है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 3 × n/4 आइटम। ठीक है, और जब आपके पास Q3 क्लास आ गई उसके बाद आपने L + 3 × n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल। हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट करना है Q3। क्लियर? हमारे पास Q1 की जो फॉर्मूला है उसको 3 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, बाकी सब सिमिलर है। देख लीजिए आपके पास यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल सीरीज है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो 2 डायरेक्टली आ गया वैल्यू, 2 + 5 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 3 = 17, 17 + 10 = 27। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास n का वैल्यू क्या आया, 27। तो अब पहले आपने क्लास कैलकुलेट करनी है क्वार्टाइल क्लास, Q3 का क्लास। ठीक है, साइज ऑफ 3 × n/4, n यहाँ पे 27 है, 27 / 4 = 6.75। 6.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 20.25। तो 20.25 आपके पास आया वैल्यू। अब आपने देखना है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो आपका 20.75 आया वैल्यू, आप देख लीजिए इसमें तो फॉल नहीं करेगा, इसलिए ये इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आता है वो है 27। तो इसके पहले कोई क्लास नहीं है, ठीक है, इसके बाद में कोई क्लास नहीं है, हम देखते हैं ये 27 में ही फॉल करेगा। ठीक है, तो 27 में ये फॉल करेगा 20.75। अगर फॉर एग्जांपल 25 होता है, 24 होता है तो उसमें भी ये फॉल करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया है। 27 हमारे पास वैल्यू है, इसलिए आपका 20.75 इसी में फॉल करेगा। क्लियर? जब आपके पास ये क्लास आपने सेलेक्ट किया, अब आपके पास यही क्लास बनता है क्वार्टाइल क्लास। इसी क्वार्टाइल क्लास ने का लोअर लिमिट आपको ज़रूरत है, इसी की फ्रीक्वेंसी आपको ज़रूरत है, और आपको चाहिए प्रीवियस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी फॉर्मूला के लिए। ज़रा अपनी फॉर्मूला देख लीजिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है। आपके पास फॉर्मूला ये है, ठीक है, L + 3 × n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल। देख लीजिए आपके इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर लिमिट है वो आपके पास 40 है। इस क्लास ओवरऑल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 27 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, और प्रीवियस क्लास की आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है। ठीक है, यही वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखी है। तो आपके पास लोअर लिमिट जो है वो 40 है, प्लस 3 × n आपके पास 27 है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इट इज 17, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास विच इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल 50 - 40 इज 10। तो ये आपने इंटरवल से मल्टीप्लाई किया। ज़रा आप कैलकुलेट करें, 27/4 = 6.75, मल्टीप्लाई करें 3 से। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 20.75। ठीक है, 20.25। ठीक, क्लियर? तो 20.25 को माइनस करेंगे आप 17 से, ये 10 और ये 10 गया, ये आपके पास कितना बचता है यहाँ पे, ये आपके पास बचता है 20.25 - 17, 3.25। क्लियर? तो 3.25 को 40 से प्लस करेंगे, ये आपके पास बनता है 43.25। ये आपके पास Q3 का वैल्यू आया कंटिन्यूअस सीरीज में। बड़ा ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सी फॉर्मूलाज याद रखनी है। क्वार्टाइल में से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे जो FA के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन 2 लेक्चर्स को एटलीस्ट देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो सिलेबस में मेंशन किया गया है जनरल टॉपिक मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए, इसलिए प्लीज़ आप कोई रिस्क ना लें, इन 2 लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, चले आज यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। कल आपके लिए लेके आ जाएंगे कोरिलेशन के रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रख लीजिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए। बाय।